सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ सियासी फजा में कशीदगी, इंतशार और अफरा तफरी में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत किसी बौखलाहट का शिकार है। पहले रिजर्व सीट्स के फैसले पर हुक्मरान इत्तेहादी जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया, फिर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस में बरियत मिलने के बावजूद रिहाई नहीं मिल सकी, मजीद केसेस उनके ऊपर डाल दिए गए। आज वफाकी हुकूमत ने ऐसा फैसला कर दिया है जिस पर खुद उनके इत्तेहादी भी, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा इत्तेहादी छोड़कर, बल्कि उनके जमात के कई अहम रहनुमा, सेन वॉइसेस जिनको हम कहते हैं, उनकी जानिब से भी हैरानगी का और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने का फैसला करते हुए बानी पीटीआई, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला कर लिया। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात का ये कहना है कि फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद की है, जबकि पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बयान पर ताज्जुब का इजहार किया है और माजी गवाह है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वाज़े कर चुके हैं कि मैं किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करूँगा। सियासतदान गिरफ्तार होते हैं तो पूरी सियासत का नुकसान होता है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा अली जफर ने दो टोक अंदाज में कहा है कि हम एक सेकंड के लिए भी पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। अब ये सारी सिचुएशन क्या बनेगी? हुकूमत का माइनस तहरीक इंसाफ फार्मूला क्या ये चल पाएगा और इसके क्या असरात हो सकते हैं? ज़रूरत बेसिकली क्यों पेश आ रही है? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं, इसका डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, लेकिन मैं पैनलिस्ट का पहले तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश भी कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ रही हूँ कि क्या फ़ैसला था जिस पे आपकी अपनी जमात के जो लोग हैं, आसिफ किरमानी साहब ने तो सीधा सीधा लिख दिया कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया है शाम गया। अब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप देख रहे होंगे सुबह से ट्विटर भर चुका है, सब भी बोल रहे हैं इस फैसले के हवाले से। ज़रूरत आखिर क्यों पेश आ रही है? हो क्या रहा है बेसिकली? हुकूमत क्या सियासी तौर पर हार गई है? कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा? चलें एहतशाम साहब से करेंगे इस हवाले से रब्ता। लगारी साहब, यही सवाल सबसे पहले आपके सामने रख रही हूँ मैं। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात यह कि जब अप्रैल 2022 को तहरीक जमात पेश की गई, वो एक आइनी तकाज़े के मुताबिक आइन के तमाम जो भी तकाज़े थे उन पर अमल करते हुए वो पेश की गई। जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर वज़ीर कानून, उस वक्त के वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 पढ़ा और कासिम सूरी साहब ने बिला एक लम्हे की कुछ ताख़ीर किए बगैर आर्टिकल 6 लगा दिया और उस पर फैसला भी सुना दिया कि जनाब वो इस करारदाद जो उसको अपना तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करते हैं, और वो उसके बाद उठकर चले गए थे और नीचे नाम पढ़ा गया असद कैसर साहब का, हालांकि सूरी साहब खुद बैठे हुए थे। तो उस वक्त जब मैं मौजूद था, लाइव चल रहा था प्रोग्राम, मैंने कहा था कि आज आइन को एब्रोगेट कर दिया गया, आज आइन को सबवर्ट कर दिया गया, आज आइन को तोड़ दिया गया है और आर्टिकल 6 लगता है उनके ऊपर। और उस वक्त हुकूमत में ही थे। फिर क्या हुआ? फिर रात के वक्त जो है कोर्ट लगी, कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला सुनाया और उस फैसले को जो है रिवर्ट किया गया। वो सरीहन आइन की खिलाफवर्जी, आइन पर हमला था और एक आइन के आर्टिकल को बिल्कुल ऐसे उड़ा देना था, और ये तरीक़ेकार ठीक नहीं। उस वक्त बनता था कि आर्टिकल 6 लगाते, और वो भी मैंने कहा था कि जो अफराद जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ लगना चाहिए। लेकिन आज जो है इन्होंने फैसला किया है कि बतौर जमात पीटीआई पर हम ये जो है रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे ख्याल में एक तो ये कि जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, उस वक्त उसके नतीजे में हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो जो फैसले कर रही है उसमें वो आइन को कम और वो आइन एक नया आइन तख्लीक कर देती है अगर कोई उसको कोई मुश्किल पेश आ रही हो। ये 2022 में भी हुआ और 2024 में पिछले दिनों जो फैसला हुआ था उसमें भी हमने देखा आइन में
कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी को 15 दिन दें कि जनाब 15 दिन में आप अपनी लिस्ट जमा कर सकते हैं। और आप उनको ये भी लीवरेज दें कि जनाब जो वो हल्फनामा दाखिल कर चुके हैं कि आप जो है एक पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आप उस फैसले को भी एक तरफ रद्द करके और फिर ये आप कहें कि जनाब आपको 15 दिन दिए जाते हैं। किसी कानून में, किसी आइन की किसी शेक में ये मौजूद नहीं है कि आप किसी को कहें कि 15 दिनों में जाकर किसी जमात में शामिल होने का आप ऐलान करें और फिर शामिल हो जाएं। तो ये हुआ है। और ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट का मूड ऐसा है तो मुझे वो दोनों अक़दाम जो हैं वो नहीं लगते हैं कि उस पर कोई अमल हो सके। एक तो ये कि जो अपील रिव्यू में जा रहे हैं तो रिव्यू से उन्हें क्या मिलेगा, और दूसरी बात ये कि जब वो जा रहे हैं एक पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए, तो बजाते खुद मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि किसी पार्टी के आप ख़िलाफ़ जाएं और उसे पाबंदी, इसलिए कि अब तक जो पाकिस्तान में पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई है उसके नतीजे कभी भी अच्छे नहीं हुए और हमेशा उसके नुकसानदेह असरात हुए हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, इस फैसले के कई पहलू होंगे जिस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं अभी चाहूँगी कि इस पे हमारी ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। लीगल स्टैंडिंग आपको क्या दिखाई दे रही है? आर्टिकल 17 का इन्होंने हवाला दिया कि इसके मुताबिक एक केस मूव किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसकी हैसियत होगी कानूनी तौर पे? देखिए, मैं आईनी पॉइंट ऑफ व्यू एज ए तालिब इल्म सामने रखूँगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा नहीं होगा, क्लियर करूँगा। देखिए, ये हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार मौजूद है और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास कि अगर कोई आइन को एब्रोगेट करता है, सबसेट करता है, कोई भी ऐसा काम करता है जो आइन के आर्टिकल 6 में लिखा है और जाहिर है उसके साथ जो भी लोग उसमें शामिल हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ इनिशिएट कर सकती है आइन का आर्टिकल 6। अब फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है बहुत अरसे बाद आकर कि जनाब हम जो हैं इनके ख़िलाफ़ आइन का आर्टिकल 6 लगाएंगे, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का राइट है। अगर आइन में ये चीज़ आप नहीं लगा सकते तो आइन ख़त्म कर दें। मतलब आइन में अगर ये मौजूद है और फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है तो लगने दें, जाने दें, उनके पास जस्ट। और इसमें तो देखिए ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 5 मुत्तफ़क़ा जज ने यह फ़ैसला दिया था कि जनाब इन लोगों ने जो है वो आइन तोड़ा है, आइन की पामाली की है। और एक जज ने तो कहा था कि आप इनिशिएट करें आर्टिकल 6, फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त नहीं किया। अभी जो आर्टिकल 17 का हवाला दिया जा रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आइन का शायद समझ नहीं है। वो कहते हैं जी 15 दिन। देखिए, 15 दिन उस वक्त होता है जब फेडरल गवर्नमेंट कोई डिक्लेरेशन दे देती है, उसके बाद 15 दिन में। अगर फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन नहीं देती है तो ये सिलसिला चलता रहता है और जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन देगी वो फौरी तौर पर 15 दिन के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है। अब फाइनल बाइंडिंग उनकी होगी ना सुप्रीम कोर्ट की। डॉक्टर साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ मैं कि फेडरल गवर्नमेंट उसी हवाले से आपसे रहनुमाई ले रही हूँ। इस्तेहकाक है कि वो। और दूसरी बात आपने कही कि जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी बोल रहे हैं, फला बोल रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो इलीगल फैसला आया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला आया है, और जैसा भी इन्होंने बताया कि रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है 51 को, आर्टिकल 51 और 50 आपके 106 को, और इसकी पाकिस्तान के किसी भी फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के ये नज़ीर नहीं मिलती है। अगर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद को देना होता तो वो राइट था, वो एप्लीकेंट थे, पीटीआई का कोई रोल नहीं था, कोई उसको देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करने के बजाय उसने रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो कितने लोग उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहे हैं? तो इस तरीके से पार्टी तो बोलती है। पहली बात तो यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने लगाना है, पीपल्स पार्टी ने बिलावल ने नहीं लगाना है, और फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट में जो भी जमाते हैं उनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला अगर वजीर आजम कर दें तो फिर उसको कोई रद्द कर सके। जो पार्टी आपको यहीं पे इंटरप्ट करूंगी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इख्तियार ही नहीं है, वज़रा को ये मालूम ही नहीं है कि ये जो बात कर रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी को कहिए कि किसी दिन मेरे प्रोग्राम में आके आइन, मैं तो आइन का हवाला दे रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 17 दिन, उनको पता ही नहीं होगा कि डिक्लेरेशन के बाद होता है, उनको ये पता ही नहीं है। देखिए, दो वक्त पे पार्टी पे पाबंदी लगाई जा सकती है। पाबंदी लगाने का इख्तियार आइन और कानून में मौजूद है। अगर किसी पार्टी के ऊपर आपके ऐसे केसेस आ जाते हैं जिस पे पाबंदी लगाई जाए, अब वो एक अलग बात है कि आपकी राय है कि नहीं लगाना चाहिए, उनकी राय है कि लगना चाहिए, किसी और की राय है कि मुनासिब नहीं है, सियासत में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून क्या कहता है, मैं उसको वाज़ेह कर रहा हूँ। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएट करके बॉल
फेंक दी थी हुकूमत के कोर्ट में, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया। वो चाहती तो उस वक्त पाबंदी के लिए जा सकती थी, क्योंकि सारे सबूत और सारी चीज़ें मौजूद था। अब हुकूमत जा रही है और वो अदालत में जा रही है। अदालत का जिस तरीके से अभी आपका बताया उन्होंने कि उनका जहन है ही नहीं, वो एक पॉपुलर फैसला कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल फैसला कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की इलेक्शन से लेकर, और उनकी जो आज़ाद उम्मीदवार को एज ए पार्टी नहीं आने दिया और सुन्नी इत्तेहाद में गया। लेकिन यहाँ तक सारी सपोर्ट है उसको, और मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद को, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद को देने के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को दे दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। और लॉ है 3 दिन के कानून का, आप 15 दिन कैसे कर सकते हैं? आपका काम है लोअर कोर्ट को जो फैसला आया उस पर यस और रिव्यू में तो जा रहे हैं, रिव्यू में जा रहे हैं इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट जाएगी, और देखिए वजीर आजम नहीं, फेडरल गवर्नमेंट जाएगी, तो काबीना और ये सारी डिस्कशन हो गई है, तभी ये इन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है। ऐसा हो नहीं सकता है। सियासी जमातें इस किस्म के बयानात देती हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी बेचारे, अभी क्या उनकी पोजीशन है? सर, हर शख्स हम देख रहे हैं, सिर्फ आसिफ किरमानी साहब नहीं है, हम देख रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब बोल रहे हैं इस पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के भी आ रहे हैं। जी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि इलीगल फैसला है, कर दिया उन्होंने, कौन रोकेगा? डॉक्टर साहब, इसकी जो रिव्यू में जाने का जो हम रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो भी इस हवाले से भी आपके आगे सवाल रखेंगे। मैं एहतशाम साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। एहतशाम साहब, आपने समझ रही बहुत सख्त फैसला हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ पड़ी है? क्या मामला चल रहे हैं? क्योंकि हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि रबिश है, इंसेन है, ये फ्रिवलस है। आप समझते हैं कि ये गलती करने जा रही है, ये वाकई ही एक ग्रेव मिस्टेक होगी PMLN की जानिब से? देखिए, हमने सियासत में गलतियाँ भी होती हैं, गलत फैसले भी होते हैं, लेकिन जिस तरह दानिश बता रहे हैं, कुछ चीज़ें तो है ना, आइन और कानून, या तो फिर आइन और कानून को अब रखते हैं एक साइड पे। मतलब आज ये सारी दुनिया कह रही है कि भाई ये रीराइट किया गया कानून को, आइन को रीराइट किया गया। एक पार्टी वो ये थी जो प्ली लेके गई थी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। PTI कहीं थी नहीं। उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल परे हो जाए, आप PTI हैं, हम आपको कह रहे हैं आप आज़ाद नहीं हैं, आप PTI के मेंबर हैं। 29 तो ऑलरेडी 39 है, 41 जो है ना वो जाएँ और 15 दिन के अंदर करें। और ठीक बात है, 15 दिन के अंदर नहीं कर सकते। गारी साहब ने जो बात की वो ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की है कि इस सूरत हाल में क्या होगी। देखिए, हम ना दो चीज़ें हैं ना, एक तो जहाँ तक रिव्यू की बात है, ये मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है कि आइन के और लॉ पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा गया। आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक सियासी फ़ैसला किया। आपने देखा जब ये हुआ था, हमने भी उसको कहा था सियासी फ़ैसला, आइनी और लॉफुल तरीके से इसको नहीं डील किया गया। वहाँ तो मेरा ख्याल है शायद एक जो इस वक्त 13 मेंबर है जजेस हज़रात हैं, वो इसी को ये बढ़ा नहीं सकते, यही पैनल होगा वहाँ पे। अब उनके फैसले को बड़ा मुश्किल है कि कोई रद्द करे, अपनी बात को कैसे रद्द करें। ये रास्ता वे आउट उनको ये दिखाई दे रहा है कि रिव्यू में जाने का कोई फायदा नहीं होता, तो फिर हम पार्टी को बैन ही कर दें, पार्टी पर पाबंदी लगा दें, आर्टिकल 6 लगा के मज़ीद प्रेशर क्रिएट किया। मैं उधर ही आ रहा हूँ आमना। जी जी, देखें आमना, उसी तरह मैं आ रहा हूँ। देखें, एक तो ये है कि इस वक्त ऑप्शन क्या है, हुकूमत जो रिव्यू में जाएगी, फिर क्या है, ये तो फिर तारीख फैसला करेगी ना, तारीखदान फैसला करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले करती है, जिस तरह बेशुमार गलत फैसले किए उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत, तो आज वो कह रहे हैं कई जगह माफ़ी मांगी। भुट्टो साहब को फांसी लगा के आज माफ़ी मांग रहे हैं, तो भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सकते। इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ हैं। आज फिर एक लाहौर में एक फंक्शन हुआ, बताया गया जी लॉयर का कि 41 नंबर पर हम आ गए, 40 से 41 पे हमारी अदालतें चली गई। क्यों चली गई हैं? देखिए, अब दो चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो दानिश बात कर रहे थे ना, जब उस वक्त फैसला किया गया कि जी इनको बैन किया जाए, तो बड़ा आइडियल टाइम था। वो मियाँ खेल जज थे जिन्होंने अलहदा लिखा था अपना कि जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उस वक्त लगा लेते। कानून को, आइन को तोड़ा गया ना, उस वक्त आर्टिकल 6 बनता है। अब सवाल यह है कि जी इस वक्त जो सियासी इंतशार है, तसादम और टकराव की सूरत हाल है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आमना आमतौर पर लोग कहते हैं, ख़ास तौर पर मुशाहिद साहब अक्सर कहा करते हैं कि हमें पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए, नई गलतियाँ करनी चाहिए। हमने ना अपनी गलतियों से सीखना, ना तारीख से सीखना। अब ये सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, ये इतना ठीक फैसला नहीं होगा। देखिए, माजी में भुट्टो साहब ने भी पाबंदी लगाई थी अवामी नेशनल पार्टी पे, क्या हुआ था? उसके बाद याया ने भी लगाई और उससे क्या कहते हैं अयूब खान ने भी लगाई।
हालिया दिनों में, हालिया बरसों में आपने देखा तहरीक लब्बैक पे लगाई पाबंदी, फिर इसको सॉरी करके वापस लिया गया। तो ये कोई इतना फैसला कोई सेन फैसला नहीं होगा। दूसरी बात यह कि भी हुकूमत को इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि अपने इलाही से तो बात कर लें। अब वो कह रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट जाके बात करेंगे और काबीना फैसला कर, चले काबीना तो है, काबीना में तो आप अकेले ही हैं ना, आप MQM है, पीपल्स पार्टी तो आईनी ओहदे ले लिए हैं, उस तरह शामिल नहीं हुई आपके साथ, तो वो क्या करेंगे। अब इसका तो मेरा ख्याल है बैकलैश आएगा और फिर आपने देखा कि इसका मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के नुक्ता नज़र से हुकूमत बिल्कुल सही बजाय है करने की, लेकिन आमना मैं आज वादे तौर पे कहूँ, सब लोग आज कह रहे हैं अभी तक वैसे वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी का कोई स्टांस नहीं है। आप समझते हैं कि वो आया उनके दो तीन लोगों ने कहा है, सर 2-3 लोगों का ना, अभी मैं अभी देख रहा टॉप टियर उनकी लीडरशिप उसकी फैसला नहीं है जी। कायरा साहब से अहम लीडर है, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी फैसला करेगी, हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस मसले पे पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होगी। रिव्यू के मामले में तो वो कह चुके हैं हम साथ हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के सख्त तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या इस सूरत हाल में कोई इनको रिलीफ मिल सकता है, तो बाजार नहीं मिल सकता। अब मसला ये है कि आमना जो वो सियासी टकराव, तसादम और ये इंतशार का मामला ये कैसे दूर होगा, ये होता नज़र नहीं आ रहा दूर। इसी में एक ही बात आती है बार बार कि कौन इनको बिठाएगा। देखें, जहाँ हमने अपनी तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कम से कम मैंने ऐसे लम्हे नहीं देखे कि हर चीज़ आकर रुक गई है, स्टैंड स्टिल हो गई है। अब ये कि कौन इतना बड़ा इनिशिएटिव लेगा, हमने बार बात आती है। देखें, जो इतनी बड़ी 9 मई की गलती की है उससे डिस्टेंस तो करने भाई, उसको कंडेम तो करने, उन्होंने नहीं किया। नतीजा तन यह है कि सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ ऐसा नहीं होगा कि माफ़ी तलाफी आपकी मुफ्त में हो जाए। ठीक, इसके लिए आपको अपने रवैये पर नजरसानी करनी पड़ेगी। जो आपके सियासी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अचकजई मौलाना फजल रहमान, उनकी बात सुननी पड़ेगी, कोई दरवाज़ा बातचीत का खोलना पड़ेगा। ये अलग लड़ाई लड़के आप नहीं जीत सकते, आपको नुकसान होगा इसका। जी सर, आएंगे आपके पास दोबारा। जुल्फ़िकार साहब, इत्तेहादियों के बगैर इस इक़दाम को आप, एक तो ये आपको कितना काबिल अमल लग रहा है, आर्टिकल 6 लगाने का, फिर उसके बाद आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाने का फ़ैसला, चूँकि अभी जरदारी साहब का हालिया बयान भी आपने सुना है, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं इस मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस पे या गवर्नमेंट पे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, इत्तेहादियों के बगैर मुमकिन हो पाएगा और इत्तेहादी साथ देंगे? आमना मुझे बताएं, एक लिंक के दरमियान में ही फिर ब्रेक लेके फिर हम उसको मैं कंप्लीट कर दूं। सॉरी सर, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हुई, आपने क्या कहा? मेरी आवाज़ आ रही है? जी आप बोलें। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, मैं आपको सुन सकती हूँ। बोलें जुल्फ़िकार साहब। जी। अच्छा, ये जो आपने कहा, देखें, काबिल अमल तो चीज़ों को, जो आइन में एक चीज़ है वो किस तरह काबिल अमल, उसकी रिपरकशंस क्या होंगे, पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो देखने की ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी काफ़ी मोहतात मुझे नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को नहीं देख रही, शायद कहीं और देख रही। वहाँ से अंडर की इस पर तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल सपोर्ट करेगी इसको, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर वो मुश्किल है। सर, लेकिन इतनी वहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी देख रही है, वहाँ की आशीर्वादी के बगैर आप समझते हैं कि ये इतना सख्त किस्म का एक सियासी जमात ये फैसला या कुछ एक ऐसा इक़दाम लेने जा रही है? डू यू रियली थिंक? देखिए, नहीं आमना, फिर ये देख लेना कि क्या हुआ। ये मेरे ख्याल में पूरा गेम जो है वो ख़राब हुआ है या इस डिसीजन के बाद। इससे पहले थोड़ा बहुत हौसले उनके इतने स्पिरिट उनके हाई नहीं थे पीटीआई वालों के, और वो ये सोच रहे थे कि किसी तरह रास्ता निकले। कुछ लोग, यही डिबेट थी, हॉकिश एलिमेंट कहते थे कि कतन नहीं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और दो एलिमेंट कहते थे कि नहीं, और बानी पीटीआई को भी समझाते थे कि रास्ता निकलना चाहिए। और एक वक्त ऐसे आया कि वो उन्होंने बातचीत करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि हम बातचीत आपसे नहीं करेंगे, आप जाएं गवर्नमेंट से बात करें, हमारा काम ही नहीं है। तो उसमें ऐसा लग रहा था, लेकिन इस पूरे उसके बाद उनके हौसले बहुत ऊपर चले गए। अब वो बात करेंगे भी तो शायद अपने टर्म्स पे बात करेंगे, और माज़ाराई में वो शायद आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। और पीपल्स पार्टी अगर कोई रास्ता निकालना चाहे तो निकाले, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई रास्ता निकालेंगे। अब गेम जाहिर है, अचकज़ई साहब
की अगर ये बात मानते हैं, अचकज़ई साहब भी इतने हॉकिश नहीं है, सख्त ज़रूर होता है लेकिन मंजे सियासतदान है, वो ज़रूर कोई बातचीत का रास्ता और अकोमोडेशन का, टॉलरेंस का, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ये शायद पत्ता फेंका गया इसीलिए है कि उनको ये बताने के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा उछलते हैं इस फैसले के बाद कि हम अकेली जमात बन गए और पार्लियामेंट में, और अकेली जमात भी 114 सीटें हैं ना, मुस्लिम लीग नून के 108 सीटें हैं, हाथ में आया, गेम है उनके पीपल्स पार्टी के हाथ में, गेम है MQM के हाथ में, लेकिन पीपल्स पार्टी के हाथ में ज़्यादा। पीपल्स पार्टी अगर छोड़ जाती है हुकूमत को और MQM छोड़ जाती है, ज़ाहिर है फिर हुकूमत बचती भी नहीं है और हुकूमत। लेकिन इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कोई नहीं चाहेगा, और ख़ास कर पावर दैट भी कभी नहीं चाहेंगे कोई डिसरप्शन हो और चीज़ों को वो करें, तो वो बिल्कुल साथ देंगे, हुकूमत का साथ भी देंगे इस तमाम मामलात में, बल्कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी करेंगे कि ये एक थ्रेट है, एक वो कहते हैं ना कि तलवार लटका दी है, तलवार लटका दो कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसी पर फख्र करते हैं और आपका कोई प्लान है कि हम इस फैसले की बुनियाद पर ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा ये है कि ये फिर आप पर पाबंदी लग जाएगी, तो आगे ना आप बढ़ सकेंगे और ना चीज़ों को आगे ले जा सकेंगे। तो ये अब वार ऑफ नर्व्स हमेशा से खेलते रहे हैं, अब उस तरफ ये किस तरह उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं PTI वाले, लेकिन उन्होंने तो थ्रेट दे दिया कि हम रिव्यू में भी जाएंगे। और एक और बात भी है, यानी ये आपको मेरे एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है फिलहाल। नहीं आमना, सिर्फ मेरी आखिरी बात, जी रिव्यू में जाने का और साथ में ये थ्रेट करने का कि इन पे पाबंदी भी लगा सकते हैं और कोर्ट से रुजू करेंगे, तो कोर्ट का भी पता चल जाएगा दोबारा से रीथिंकिंग में, रिकंसिडरेशन, रिव्यू में वो क्या करेंगे। ठीक है, आपका इस हवाले से तज्जिया सामने आ चुका है। इनको सपोर्ट नहीं करेगी सादा साहब। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामला की टॉपिक से रिलेटेड, चूँकि हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम किस्म का ये हमारे सामने मौजूद है, जो अभी फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है, इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं सियासी तौर पर भी, और जो रिव्यू में जाने का किस हद तक फ़ायदा होगा इनको। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। लगारी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। एक तो इस फैसले के हवाले से हमारे सामने सिचुएशन मौजूद है। अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी मुखालफत कर दी है कि जी इस हवाले से साथ नहीं देंगे। फिर हमारा वही मुद्दा कि अगर इत्तेहादी साथ नहीं होते और फिर वही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, चूँकि ये कहा जा रहा है कि फाइनल बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की होगी कि पार्टी पर बैन लगेगा या नहीं लगेगा, तो वहाँ से ये क्या किस रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वहाँ सस्टेन कर पाएगा ये मामला? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासी जमातों पर पाबंदियों से मसाइल हल होते तो शायद बहुत से मसाइल हल हो चुके होते। जब आपने 2 हुकूमतें पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद सिंध की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को ख़त्म किया था, तो उसके ज़ख्म अब तक मौजूद हैं, आज तक मौजूद हैं। उसके बाद जब अवामी लीग पर पाबंदी लग गई, पहले तो उसको इसी तरह हवा भरी गई जब आज हवा भरी गई है। ये बाकायदा इस सिस्टम का मसला था। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को भी अपने ऊपर गौर करना चाहिए। उन तमाम सिस्टम के चौकीदारों को भी गौर करना चाहिए कि हम क्या करते रहे हैं, उनको भी तो गौर करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम इस मुसीबत में आ गए, इंटरनेशनल खेल हो रहा है। आप क्यों गए थे सीटों में और सेंटरों में? क्या करने गए थे आप? जब आप पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की ने जाकर इत्तेहाद बनाया बरतानिया के साथ, जब पाकिस्तान ने इत्तेहाद बनाया था बर्मा, थाईलैंड, फिलिपाइन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और फ्रांस, इन मुल्कों के साथ जाकर आपने इत्तेहाद बनाया और कहा कि जनाब हम जो है आज़ाद दुनिया के चौकीदार बनेंगे। बने आपने एक सिस्टम के मुद्दे मुकाबले दूसरे सिस्टम के साथ दिया और नतीजा क्या हुआ? आप फ्रंट लाइन स्टेट बने जाकर, और उसके नतीजे में क्या हुआ? आप जो है अपना मुल्क गंवा बैठे हैं। फिर आप इस सूरत हाल में लाडले पैदा करने की, मुजीब रहमान भी लाडला था। मुजीब रहमान को पहले आपने गिरफ्तार किया, फिर अगरतला साजिश केस बनाया, फिर उसको रिहा किया, फिर उसको यहाँ इस्लामाबाद में ले आए, फिर आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बिठाया। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं आप? जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना शहीद हो चुकी हैं, और जब आप जो है वो बड़े सारे लीडरों को मिलाकर बिठा रहे हैं और शेख मुजीबुर रहमान को आप जो है वो कंधे पर बिठा रहे हैं।
और भुट्टो साहब ने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ, मैं उसमें नहीं बैठता हूँ, ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। और गोल में इसका नतीजा ये निकला कि मुजीब रहमान की हवा भर गई, पूरे इस पाकिस्तान उसके हवाले कर दिया गया और दोबारा जो है रोक दिया गया था भाषानी को भी। और भाषानी आखिर वक्त तक कहते रहा, 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से उसने कहा कि खुदा के वास्ते इलेक्शन ना करवाओ, सैलाब में डूब चुका है, 5 लाख हम लाशें उठा चुके हैं, अब ना करो, फिर भी इलेक्शन करवाए गए, इसलिए कि इंटरनेशनल एजेंडा था कि पाकिस्तान को अलग किया जाए, और हो गया। अब आप क्या, मैं अर्ज करता हूँ, अब आप क्या चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान खतरात से 2-4 है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस मुल्क को टूटते हुए। ये मेरी आंखें, बूढ़ी आंखें नहीं देख सकती हैं सूरत हाल को कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे। मुझे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता देखकर मुझे अजीबोगरीब फील होता है। हम इस मुल्क में क्या जिएंगे जिस मुल्क में हमने एक हमारे कायद आज़म के विजन से ये मुल्क बना, और अब जो हम इस मुल्क के कहाँ तक लेकर जा रहे हैं। और हमने एक लाडले को पाला था, उसकी परवरिश कराया, उसको परवान चढ़ाया, और एक तरफ वो दूसरे लाडले, माजी के लाडले, उनके पहले वाले लाडले, उनके लाड हर दौर में कोई ना कोई लाडला, और कोई ना कोई लाडला आपका। अब फिर आपके गले पड़ जाते हैं लाडले, फिर कभी मुजीब रहमान बन जाता है, कभी खान बन जाता है, कभी कोई और बन जाता है, आप मुसीबत में फंस जाते हैं। बंद करें इन लाडलों की पैदाइश को, इन लाडलों की परवरिश को, और ख़त्म करें इन गमलों को और पनीरियों को। अब मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक हमारे जो माजी के लाडले हैं नवाज शरीफ साहब, वो खुद रिव्यू में ये जो रिजर्व सीट्स का मामला है इस पे जा रहे हैं। एक तो वही वाली बात आती है कि वही जजेस होंगे तो फैसला कैसे मुख्तलिफ आएगा, इनको कितने की उम्मीद है। और दूसरी चीज़ ये कि अगेन सियासी असरात पे भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ये जो फैसला करने जा रहे हैं पाबंदी लगाने का, ये एक सस्टेन करेगा सुप्रीम कोर्ट में, और इसके सियासी रेपरकशंस क्या होंगे? देखिए, एक जुमला कहते हुए मैं आगे जाऊंगा कि माजी में अगर तारीख़ पढ़ें, कई किताबें हैं रेफरेंस इसके लिए कि पाकिस्तान को 2 लाख करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ किसी एक इदारे पे नहीं आती है, जुडिशरी पे भी आती है, सियासतदानों पे भी आती है, और दूसरे इदारों पे भी आती है। तो किसी एक को ज़िम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता ना। बहुत सी ऐसी बातें मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ तो आपका टाइम निकल जाएगा कि क्या फैसला तो ये हुआ था कि मुजीबुर रहमान को 100 मेरा ख्याल है शायद आपके 165 सीटें थी, समथिंग थी, इनकी 82 थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तो दे देना चाहिए था, वो भी पाकिस्तानी था, पाकिस्तान के लिए उसने किया था। भारत तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, और बहुत कुछ है मौजूद इसमें। तो जिम्मेदारी एक आदमी एक इदारे को नहीं दी जा सकती है, और किताबें लिखनी है बहुत बड़ी बड़ी। और मेरे पास तो ओरिजिनल एक उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर थे इंटीरियर, उनका ओरिजिनल नोट मौजूद है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लाइबिलिटीज़ और कौन किसने क्या कुछ किया है वो भी मौजूद है, किसी वक्त ऑन एयर कर सकता हूँ मैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं। आपने जो सवाल किया है रिव्यू का, देखिए रिव्यू के हवाले से ये इसका इस्तेहकाक है कि वो रिव्यू पे जाए। बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले देखने में अमूमन बहुत कम आए हैं कि जो जजेस फ़ैसला देते हैं वो अपने फ़ैसलों को रिव्यू में बदल दें, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है या आपका ये आपके नवाज शरीफ साहब का केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया, ख़त्म किया, तो ये रिव्यू उनका हाइट है, उनका हक़ है, जाते हैं। और क्योंकि ये फैसला टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हाँ आप 13 जजेस को बुला के बैठाएं, उनसे कहें कि यार जुरिडिक्शन बता दें, भाई कौन सी जुरिडिक्शन है आपकी, आपने किस जुरिडिक्शन के तहत दिया है। आपके पास 175(2) का जुरिडिक्शन है कि आप जो है एक लिमिटेड हद तक जा सकते हैं, आप री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ तशरीह कर सकते हैं। और आपने क्या तशरीह की, आपने तो कानून लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने आइन का आर्टिकल 185(4) के तहत लिखा, 185 के तहत लिखा, 187 को तो आपने खुद ही कंडम कर दिया है। तो कोई जज अगर ये रिव्यू पे जाते हैं और अगर जो कि माजरत के साथ, क्योंकि 189 में एक बड़ी, मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट को कि 189 में तरमीम की जाए, क्योंकि 189 ये कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट चाहे गलत फैसला करे चाहे सही फैसला करे, वो उस फैसले को आपने मानना है। अब बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हो जिससे एक मुल्क जो है वो ज़मीन पोस हो जाए, एक इलेक्टेड हुकूमत
जो है वो ख़त्म हो जाए, एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को फांसी दे दी जाए। आज तक मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है इन्हीं वाक़यात की बुनियाद पे। उन जजेस का क्या हुआ जिन्होंने ये दिया? और आपने उन जजेस ने जो बाद में आने वाले जजेस हैं उन्होंने कहा हाँ जी जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है। जनाब आपने ये कहकर बात तो ख़त्म कर दी, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी बुनियाद पर आज मुल्क इस तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है, उन लोगों को सज़ा कौन देगा? तो पार्लियामेंट कई अमेंडमेंट के साथ एक अमेंडमेंट ये भी करे 189 में कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी फैसला होगा वो सिर्फ माना जाएगा। अब देखिए इलेक्शन कमीशन है वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, उसको वो कहता है कि 41 वालों ने कोई अपने साथ वो लगाया ही नहीं था, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया? 39 लोग जो हैं उन्होंने आपके वो जो सिंबल था वो लगाया नहीं है, 41 ने तो क्लेम। अब कानून में फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। जो गलती इलेक्शन कमीशन ने माजी में पीटीआई के साथ की, सुप्रीम कोर्ट ने उससे बड़ी गलती पीटीआई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दे के दे दिया। तो गवर्नमेंट तो रिव्यू में जाएगी, रिव्यूज का हक है, चाहे ये फैसला दे या ना दे ये सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा जैसे ये लिख दिया गया है कि इस सर वो तो उनका हक है। मेरा सवाल है कि इनको फायदा होगा, किस हद तक होगा फायदा पैदा हो रहा है जो पीटीआई की वजह से अदम इस्तेहकाम, क्योंकि पीटीआई सियासी माहौल पैदा नहीं कर रही है ना, सियासी जंग। और आपने जो कहा कि बिलावल भुट्टो, देखे ये फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है। पीपल्स पार्टी की माजी भी उठा के देख लें, हाल भी देख लें, और जो बैठे हुए इस वक्त सदर हैं वो भी हैं। क्या सदर साहब ये कह देंगे कि वो अहम तरीन इदारों के साथ नहीं खड़े हैं जो इतनी सारी चीज़ मिल गई? तो सवाल ये पैदा होता है कि इन सबका मुश्तरका ये फैसला होगा। इनका इनिशियल रिएक्शन है अभी और बाद में और ऊपर आके नहीं जी हम नहीं करते, ये करते वो करते। जी 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 लगारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक मिनट लेता हूँ। वो ये कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ डॉक्टर दानिश साहब का, लेकिन एक बात, शेख मुजीब रहमान का इलेक्शन अगर वो उनको इक़्तिदार दिया जाता है, पहले तो उनको लड़ने का हक नहीं था, इसलिए कि 6 नुकात मैं बता देता हूँ आपको। झंडा हर सूबे का अलग होगा, एफबीआर हर सूबे का अलग होगा। मैं बात कर लूँ 21 नुकात का मैं बात कर रहे हैं ना, 6 नुकात उस वक्त था ही नहीं उनका। था 6 नुकात था, मैं मौजूद था इलेक्शन, मैंने देखा था इलेक्शन, मेरे सामने इलेक्शन हुआ है, मेरे सामने इलेक्शन हुआ। 6 नुकात थे मुजीब रहमान के। मुजीब रहमान अलग एफबीआर मांग रहा था, अलग करेंसी मांग रहा था, अलग फौज मांग रहा था, अलग पर्चा मांग रहा था, हर चीज अलग मांग रहा था, अलग कर रहा था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने सर आप दोनों से मेरी गुजारिश है 1 बाय 1। ये क्या बात हुई? आप कहेंगे 6 नुकात थे नहीं मुजीब रहमान के? मुजीब रहमान 6 नुकात पर था। डॉक्टर साहब आप इसके बाद तारीख को आप तब्दील कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि 6 नुकात थे ही नहीं मुजीब रहमान के। 6 नुकात था, लेकिन इलेक्शन के बाद हुआ था 21 नुकात। 6 नुकात पर इलेक्शन लड़ा था, 6 नुकात पर इलेक्शन लड़ा। ठीक है, चले मैं अपने अगले कंटेस्टेंट्स की जानिब जी इस पे बैठने को तैयार हूँ आपके साथ, आइए बैठिएगा। बोले बैठेंगे? नहीं मैं बैठूंगा भाई, आप जब कहें मैं आपके आगे आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, इसमें क्या मसला है? मैं नहीं मानता वो 6 नुकात पर इलेक्शन लड़ा उसने। इलेक्शन से पहले ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। सर ये डिस्कशन हमारे टॉपिक से हट के चली जाएगी। हम अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, ये जो अभी आप जिस तरह से हम देख रहे हैं, इस फैसले के बाद काफ़ी तनकीद भी सामने आ रही है हुकूमती तवज्जो के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि कारकर्दगी पर तवज्जो नहीं है, जिस तरह से पेट्रोल की कीमत का भी कहा जा रहा है बढ़ने वाली है, बिजली के बिल्स आपके सामने मौजूद हैं, बाकी मामला आपके सामने मौजूद हैं। अवाम को जहां रिलीफ देना है वहां पे अवाम को रिलीफ देने के बजाय आप नई से नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, रिहाई होती है वहां से, फिर दोबारा गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो ये सारे मामला को क्या हुकूमत की प्रायोरिटी अवाम नहीं रही, या सियासी मुखालफीन को वही अगेन वो वेंजेंस वाली सियासत करना, ये अब हमें नज़र आ रही है इनकी प्रायोरिटी, और ये मामला तो ऐसे चलेंगे? अब ना एक ज़माने में पाकिस्तान में ट्राइका होती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, सदर और आर्मी चीफ हुआ करते थे, ठीक है ना। अब ये ट्राइका बदल गई है, और बदली इस तरह है कि जितने पुरजोर तरीके से आज आप देख रहे हैं सुप्रीम जुडिशरी का रोल है, वो शायद पहले ऐसा नहीं था। मसलन मैं आपको 2-3 मिसालें दूँ। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही हैं, हम यूब कह रहे थे कि इस हुकूमत ने हमारा बल्ले का निशान छीना। ओ भाई, बल्ले का निशान तो सुप्रीम कोर्ट ने छीना आपसे, उन्होंने दिया आपको, ठीक है। और दूसरा हमने आप देख लें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वायलेशंस हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि अल जिहाद ट्रस्ट
एक था बाबुल खैरी साहब मरहूम वकील थे, वो केस लेके चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में और ये फार्मूला तय हुआ था कि जजों की तैनाती उनकी सीनियरिटी के बेसिस पे होगी। आप मुझे बताएं आज कहाँ है सीनियरिटी? जस्टिस आयशा मलिक काबिल एहतराम है हमारे लिए, लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ आई हैं, चौथा 5वां नंबर था, उनको लगाया गया। अभी चीफ जस्टिस जो नीलम आलिया लगाई गई हैं अपना लाहौर में, वो उनका दूसरा तीसरा नंबर था, उनको लगाया गया। लिहाजा तो सुप्रीम को हम ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद अपने तौर पे देखे, सब हम लोग एहतराम करते हैं, क्या वो अपनी चीज़ों पे कायम है? तो मैं ये तो बड़ा वाज़े तौर पे आमना, मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि दोनों केसेस में बहुत ज़बरदस्त बैकलैश आएगा, बैकफायर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाने का। अभी आप देख लेना, बाज़ोकात ये होता है कि आप कोई बारीक बीनी से कोई चीज़ तय करते हैं जिसमें लोग फिर बाद में कहते नहीं कुछ नुक्ता नज़र हुकूमत का भी ठीक था, कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी ठीक था। आज मेजॉरिटी लोगों की कह रही है, जो इंडिपेंडेंट जो जानते हैं आइन को कानून को, वो कहते हैं कि जी माज़रत के साथ ये सियासी फ़ैसला हुआ है, आइन से हटके हुआ है। वो रिलीफ जो एक पार्टी ने मांगे नहीं, जो ग्राउंड पे नहीं थी, वो जो पिटिशनर ही नहीं थे, उसको दे दिया गया। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या ये दोनों चीज़ें जाएंगी? रिव्यू में केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आएगा। मैं नहीं समझता कि ये 13 जज जो ख़ास तौर पे 805 का फ़ैसला है वो इनके ख़िलाफ़। दूसरा ये कि ये पाबंदी के हवाले से मेरा ख्याल है, जिस तरह अभी बात हो रही थी, बहुत सारे लोग मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा रही है, अगरचे पीपल्स पार्टी ने भी इसमें अपना हाथ डाला था जब भुट्टो साहब हम बात हो रही थी, अवामी नेशनल पार्टी में पाबंदी लगाई गई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जाके जो आप सवाल करेंगे कि सस्टेन करेंगी, नहीं करेंगी। लेकिन अगला सवाल सबसे अहम है जो आपने पूछा कि क्या इस सियासी लड़ाई में मैं आम आदमी, आमना सूरत हाल यह है कि आज एक मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ, एक साहब जो दूर दूर तक नहीं लगते थे कि मांगने वाले होंगे, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जी मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे घर में खाना नहीं है और मेरा किराया देना है मैंने, और मालिक मकान कहता है उठा के सामान बाहर भेज दूँगा। सारी दुनिया उस शख्स की तरफ देख रही थी। तो ये आप देख लें सूरत हाल पैदा हो रही है कि लोग अपने मोटरसाइकिल अपनी चीज़ें बेच के बिल्कुल सर, अवाम रो रही है, सड़कों पे खुशियां हो रही है, लेकिन वही अगेन बात आ जाती है कि आपकी तवज्जो किस जानिब है। सुबह से लेके शाम तक हमने देखी आज गुजरात की जानिब से एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, एक ही हवाले से पाबंदी लगानी है जमात पर जी, या सनम जावेद हम सुनते रहे कि जी आज रिहा हो गई, कल फिर गिरफ्तार हो गई, फिर रिहा हो गई। हम ना देखें, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये तो अब वो कन्फ्रंटेशन और महाजराई जिस जगह चली गई है, ये इस तरह वापस नहीं आएगी। अभी लोग तरस रहे हैं, जब भी आप बैठते हैं जाके ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर्स में और निजी गुफ्तगू होती है सियासतदानों से, वो कहते हैं कि स्टालवर्ट पर्सनैलिटी रही नहीं, जो नवाबदार नसरुल्लाह हों, बजिंदर साहब हों, वली ख़ान हों, इनका रोल था। मौलाना फजल रहमान साहब का, वो खुद पार्टी बन गए। असद जई साहब छोटी पार्टी है, वो कर सकते थे, आपने देखा जिस तरीके से पीटीआई ने उनको स्नब कर दिया, वो इस काबिल ही नहीं रहे। तो सवाल है, अहम सवाल कि इन लोगों को आज यही बात शायद खकाना बासी कर रहे थे कि इनको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल है इनको कौन बिठाएगा जब आप अपनी अपनी तलवारें लेके खड़े हो गए हैं और एक अदारा सुप्रीम कोर्ट आपको जिस तरीके से ब्लैंकेट कवर दे रहा है, और ये बड़ा तासर तेज़ी के साथ फैला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। नतीजतन ये फ़ायदे होंगे अपना पीटीआई को, जिनके खिलाफ सारे केसेस बेशुमार लोग हैं आमना, जिनकी ज़मानतें केसेस भी तो वैसे बने ना, केसेस भी तो जिस वक्त केसेस बन रहे थे इलेक्शन से पहले जो 3 ऐसे केसेस बने और फौरी तौर पर जो सजाएं सुनाई गई, तब भी यही कहा जा रहा था कि जो कहा जा रहा है कि अदालतें फैसले नहीं करती जी, आमना अदालतें फैसले नहीं करती। अभी 100 केसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स के हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला नहीं हुआ। 300 केसेस जो सिविलियन अदालतों में चल रहे 9 मई के, उनकी अदालतें उनको डिले करी जा रही हैं, उनको सबूत है, कभी नहीं है, कभी किसी बुनियाद पे, कभी बुनियाद। देखें ना, ये तो लोग कह रहे हैं कि 1935 का हमारा जो हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इतना डिफेक्टिव है, इट नीड्स टू बी चेंज। आखिरी बात हमने देखें, हमने ओवर द ईयर क्या किया है, हमने वी हैव बीन टोल्ड टू हेट ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पोलराइज है सोसाइटी, पोलिटिसाइज है, उसके बाद ट्रॉमेटाइज है और मजबूती तौर पे जितना देखें मामला। ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं पोलराइजेशन का शिकार है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। जुल्फिकार साहब, आपको कोई एंड नज़र आ रहा है? इज देयर एनी एंड टू दिस वॉर जो एक ना ख़त्म होने वाली? पहले हमने देखा पिछले दौर में भी जो पॉलिटिकल वेंजेंस का जो मामला चलते रहे, जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई, केसेस बने, अब आज इस बार भी हम देख रहे हैं कि वही मामला उसी तरह से चल रहे हैं। ये कहाँ थमेंगे मामला जाकर? देखिए, रिव्यू पर तो इसलिए जा रहे हैं कि एहतमाम हुज्जत उन्होंने पूरा करना है कि ये क्या देखते हैं जजेस के, और अपील में जब जाते हैं तो दूसरे जजेस होते हैं, रिव्यू में जाएंगे कि वो आप अपनी रीथिंक कर लें,
कि जो आपने पहले फैसला किया है उसको ज़रा गौर कर लें कि आपने जो फैसला किया है, हम ये चाह रहे हैं कि आपने ये फैसला ठीक नहीं किया, तो आप वो फैसला जो है उसको दुरुस्त कर लें, ये रिव्यू में जाने का। अब उसके बाद जो आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बढ़ेंगी। दरमियान में कोई अचानक कोई ब्रेकें लग जाती हैं। और इत्तेशाम साहब जो बात कर रहे थे, जो आपका सवाल था कि आम आदमी क्या करेगा, मईशत थोड़ी बहुत IMF ने प्रोग्राम मंजूर कर दिया जो स्टाफ लेवल का है, उससे जो चीज़ें जारी हैं जिस तरह से, और थोड़ा सा जो कोशिशें हो रही हैं उससे कोई इख्तिलाफ करे वो करे, जो गवर्नमेंट कोशिशें कर रही हैं, तो ये तमाम चीज़ों को ब्रेक लग जाएगा और चीज़ें और तशवीश होना शुरू हो जाएंगी। वो जो दोस्त ममालिक का हम सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, चाइना है, दूसरे ममालिक है, तो वो एक मुश्किलात का शिकार होंगी और मुझे नहीं लगता कि एकदम से थमे, चीज़ें आगे जाएंगी। और जिस तरह पाबंदी का ये जो फैसला है, ये बड़ा फैसला है, इसके रिपरकशन ज़रूर होंगे। अब उनके पीपल्स पार्टी पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी क्या देखती है, आगे बढ़कर नहीं, आगे बढ़कर उधर जाके समझाती है उनको कि ये बड़ा फैसला है, ना करें, और दरमियान में कुछ अपने लोगों को भेजती है PTI की तरफ कि वो भी थोड़ा सारा उसमें रहें, आगे ना बढ़ें। ये नुकसान सबका है, फ़ायदा किसी का नहीं है, नुकसान सबका है। ये अगर ये सोच लें तो। और एक और चीज़ आखिरी जाते जाते, मुझे तो फिर ये चीज़ें चलती हुई जा रही हैं कि एक आम आदमी ये ना हो कि सियासतदानों से मुतनफ़र हो जाए, इस सियासी निज़ाम से मुतनफ़र हो जाए कि ये तो सिर्फ एक दूसरे के साथ इक़्तिदार में लगे रहते हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ हैं, चाहे जरदारी साहब हैं, ये बड़े सारे एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। निज़ाम तो वही ठीक है, छोड़ दें उसको, वही ठीक है निज़ाम, इनको फारिग कर दें। ये सिर्फ अपने ही जो है वो अलाउंसेस को बढ़ाने के चक्कर में होते हैं और अपने रेल पेल और ये सारा कुछ ये ना हो, ये खतरनाक होगा आगे चलकर। जी चलें, आपका इस हवाले से आ चुका है टेक। मैं अपने तमाम तज्ज़ियाकारों का शुक्रिया अदा करूँगी। वक्त खत्म हुआ चाहता है, अल्लाह करे कि जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करे, क्योंकि मामला जो हैं दिन ब दिन हम जो जिस तरह से देख रहे हैं कि सियासी महाजराई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी मुआशी सूरत हाल, चूँकि आपकी मुआशी सूरत हाल हमारी जो सियासी स्टेबिलिटी है उससे जुड़ी हुई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी सूरत हाल कभी बेहतर नहीं होगी। हमारे सियासतदानों को इस हवाले से सोचना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।